अच्छा, अब इस सेशन के अंदर हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सप्लोर करना है। और इसमें हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट की पहली टाइप है इन्वेंट्री, वो बेसिकली हम उसको देखेंगे किस तरह क्रिएट होती है, उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाता है, और ख़ास तौर पर ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर आपको किस तरह डिस्प्ले होगा और क्या आप फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सेल्स के सेंटर में प्रोडक्ट और सर्विसेज में आ जाना है। ये जो इंटरफेस का हमने सेशन किया था उसके अंदर आपने देखा था प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर आपको दो यहाँ पर एक ऑप्शंस मिल रही हैं, एक लो स्टॉक की ऑप्शन मिल रही है, एक आउट ऑफ स्टॉक की ऑप्शन मिल रही है। लो स्टॉक आपको बता रहा है कि कौन सा स्टॉक आपका रीऑर्डर से नीचे गिर गया, और यहाँ पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल में चले जाएंगे। उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक में जो जो आइटम्स आपके ज़ीरो बता रहे हैं क्वांटिटी, वो आपके आउट ऑफ स्टॉक में आ रहे हैं। और उससे नीचे आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर बटन मिल रहा है, और इस फ़िल्टर बटन से आप डिफरेंट स्टेटसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉक जो है लो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक और ऑल स्टॉक को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर कॉलम्स पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास नेम है, एसक्यूयू है, टाइप है, सेल्स डिस्क्रिप्शन है, सेल्स प्राइस है, कॉस्ट है, ये आइटम टैक्सेबल है या नहीं है, टोटल क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है अभी करंट, रीऑर्डर पॉइंट क्या है इसका। और साथ ही आपको यहाँ पर इन कॉलम्स को कस्टमाइज़ करने के लिए एक गियर आइकन मिल रहा है, यहाँ से आप अपने कॉलम्स इन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और रोज़ को भी आप यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इन आइटम्स को ग्रुप बाय कैटेगरी करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब कैटेगरी की बात आई है इसमें, तो देखते हैं कि कैटेगरी क्या है। मोर पर जाएंगे तो यहाँ पर मैनेज कैटेगरी की आपको ऑप्शन मिलेगी। आप अपने प्रोडक्ट्स को, एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स को अगर आप ग्रुप करना चाहें तो उसको कैटेगराइजेशन कहेंगे, कि प्रोडक्ट को आप कैटेगराइज कर लेंगे। सेम टाइप के जितने भी आइटम्स होंगे उनको जब भी आपने ग्रुप करना है, क्लब करना है, किसी हेड के अंडर कोई नाम देना है, तो वो कैटेगराइजेशन कहलाएगी, प्रोडक्ट कैटेगरी बनेगी। इसकी एग्जांपल मैंने पिछले सेशन में भी आपको दी थी। अगर आप रिटेल की बात करें तो बिस्किट्स हो गए, आपके पास बहुत कंपनीज के बिस्किट्स हैं, ब्रांड्स के बिस्किट्स हैं, और उनको आप, एक ही टाइप है बिस्किट, नेचर एक ही है, प्रोडक्ट की एक ही है, तो उसको आपने कैटेगराइज कर दिया है बिस्किट्स के हेड के अंडर। तो हेड आपका बिस्किट आ गया, और वो बेसिकली आपकी कैटेगरी बन जाएगी, और उसके अंडर आप इनको ले आएंगे। इसी तरह आप ने अभी सोलर पर काम किया है, तो सोलर के डिफरेंट आपको पैनल्स मिलते हैं, कैनेडियन सोलर मिलता है, और पैनल्स मिलते हैं। तो उन पैनल्स को आप पीवी पैनल्स की कैटेगरी बनाएंगे और आइटम्स को ले जाएंगे इसके अंडर, तो आपको एक कैटेगराइजेशन मिल जाएगी, और एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। और इसी तरह आप अगर देखना चाहें इसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग की भी यहाँ पर कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक डिज़ाइन की है, और डिज़ाइन की सब कैटेगरी भी है फाउंटेन्स। सो बेसिकली एक डिज़ाइन है, एक कैटेगरी, दूसरी मेन कैटेगरी लैंडस्केपिंग है, तीसरी पेस्ट कंट्रोल है। अब इन तीन मेन कैटेगरीज के अंदर एक और सब कैटेगरी बनी है फाउंटेन्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी फाउंटेन्स होंगे, जिस भी ब्रांड का होगा, कंपनी जो भी स्पेक्स होंगी, वो सब इस फाउंटेन के अंडर आ जाएंगी। लैंडस्केपिंग में स्प्रिंकलर्स हैं, कौन कौन सी कंपनी का स्प्रिंकलर है, किस कैपेसिटी का स्प्रिंकलर है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरीज वगैरह देख सकते हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं, नाम एडिट हो जाएगा, और अगर इसको सब कैटेगरी बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। अब नई क्रिएट कैसे करते हैं कैटेगरी, न्यू कैटेगरी पर जाएंगे, और यहाँ पर आप कोई कैटेगरी देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरी देता हूँ इन्वर्टर्स। इन्वेंटर्स आ गया, वाह, इन्वर्टर्स आ गया। और मैं इसको एक और पेरेंट कैटेगरी, अगर मैं इसकी एक मेन कैटेगरी हम क्रिएट करते हैं सोलर प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है।
ये क्रिएट कर दी। अब सोलर प्रोडक्ट्स आप देखें यहाँ पर, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि सोलर के जितने प्रोडक्ट्स हों उनको मज़ीद कैटेगराइज करें, जैसे कि इन्वर्टर्स, और इसको मैं सब कैटेगरी बना रहा हूँ किसकी, सोलर पैनल प्रोडक्ट्स की। सोलर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बन गई और सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि इन्वर्टर्स जो है ये इस तरह नेस्ट होकर सोलर प्रोडक्ट्स के अंडर आ गया है। ठीक है, अब ये हमने एक कैटेगरी बना ली है और अब प्रोडक्ट क्रिएट करना है और इस कैटेगरी के अंडर लेकर आना है। वापस चलते हैं, कैटेगरी समझ आ गई आपको कि कैटेगरी जब भी बनेगी वो क्यों बनाई जाएगी, कि आपने एक टाइप के प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना है, क्लब करना है एक किसी हेड के अंडर, तो वो आपने कैटेगरी क्रिएट कर ली। अब आ जाते हैं हम न्यू पर। जैसे ही हम न्यू पर जाएंगे तो आपको आइटम टाइप्स नज़र आएंगे जो क्विक बुक्स के अंदर क्रिएट की जाती है। पहली आइटम टाइप है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, क्या होती है हमारी, हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टॉक है, प्रोडक्ट है जो आप बेचने के लिए रखते हैं अपने पास, होल्ड करते हैं, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है जी। अब इन्वेंट्री क्विक बुक्स के अंदर जो इन्वेंट्री है ये बेसिकली इसकी क्वांटिटी ट्रैक होगी। ये आपको ख़रीदने और बेचने के लिए ऑप्शन देगा क्विक बुक्स, और इस इन्वेंट्री आइटम को आप ट्रैक कर सकेंगे, इसकी क्वांटिटी को, कि कितनी ख़रीदी, कितनी बेची, कब ख़रीदी, कब बेची, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। नॉन इन्वेंट्री आइटम्स जो हैं वो बहुत छोटे आइटम्स होते हैं जिनकी इन्वेंट्री आपको, क्वांटिटी आपको ट्रैक नहीं करनी और उसको सिर्फ आपने रिकॉर्ड करना है, तो आप वो नॉन इन्वेंट्री में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि नट बोल्ट्स हो गए या ऐसी छोटी आइटम्स जो कि आप प्रोडक्शन के अंदर, इंस्टॉलेशन के अंदर, कोई सर्विस प्रोवाइड करने में आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो नॉन इन्वेंट्री आइटम्स बना लेंगे आप। ये आइटम तो क्रिएट करेगा बट ये उसकी क्वांटिटी ट्रैक नहीं करेगा। ये आपको किसी रिपोर्ट में ये नहीं बताएगा कि कितनी क्वांटिटी खरीदी, कितनी गई, वो आपको मैनुअली जाके निकालना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं सर्विसेज का। सर्विसेज अदर देन गुड्स, कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी किस्म की हो सकती हैं। ये आपकी सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, आपने कोई प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन की है उसकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, कोई रिकरिंग सर्विसेज भी हो सकती हैं। हर तरह की सर्विसेज क्रिएट करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है आपका बंडल। बंडल क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट की कोई कलेक्शन बनाते हैं या प्रोडक्ट और सर्विसेज की कोई कलेक्शन बनाते हैं या सर्विसेज की कोई कलेक्शन बनाकर आप सेल करते हैं, तो उसको आप बंडल कहना कहेंगे कि बंडल क्रिएट कर लिया है। जैसे आप मोबाइल के साथ कवर, उसका प्रोटेक्टर, वो चार्जर, ये सेल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके 4 इन्वेंट्री आइटम्स हैं। आपका मोबाइल है, कवर है, प्रोटेक्टर है, चार्जर है, ये 4 आइटम्स आपकी इन्वेंट्री में ऐड हुए हुए हैं। जब इनको आप क्लब करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको बंडल कहेंगे। और ये बंडल जब इन होगा, आउट होगा, तो ये 4 इन्वेंट्रीज इन होंगी, 4 इन्वेंट्रीज ही आउट हो रही होंगी, आउट हो रही होंगी। ठीक है, तो ये चारों आप समझ गए। अब हमने जो आज के सेशन में काम करना है वो इन्वेंट्री पर करना है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री क्रिएट कैसे करते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। हर लिस्ट में, कोई भी लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले आ जाती है इन्वेंट्री। आपने जब भी कोई डेटा माइग्रेट करना है, नया कस्टमर ऑन बोर्ड करना है, तो उससे इन्वेंट्री लिस्ट बनाएंगे। तो उसके अंदर आप इन्वेंट्री की लिस्ट लेंगे, स्टॉक टेक होगा, स्टॉक टेक होने के बाद इन्वेंट्री लिस्ट बनेगी, इन्वेंट्री लिस्ट अपलोड होगी। एक तो मैनुअली हम तो एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए इन्वेंट्री लिस्ट बनानी। अब इन्वेंट्री लिस्ट बनाने के लिए ये सारे जितने भी इसके अंदर फील्ड्स आ रही हैं वो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो सब लेनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा नाम। अब नाम आपने यूनिक रखना है, किसी और इन्वेंट्री प्रोडक्ट के साथ वो नहीं मिलना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, उससे मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर अगर दो प्रोडक्ट्स बहुत सिमिलर हैं, सिमिलर नाम है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए उसके अंदर ऐड कर दें। उसका कोई नंबर हो सकता है, कोई पार्ट नंबर हो सकता है, किसी ब्रांड का नाम हो सकता है, वो आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो पहला ये हो गया। इसके साथ ना आपको एक पिक्चर की ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पर आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये अच्छा होता है, आप स्टॉक टेक करते हैं उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। देखिए, टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि अकाउंटेंट्स को नहीं पता होती, और कभी कुछ इंडस्ट्री के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं।
तो हम एक अम्यूज़मेंट पार्क था, उसकी इन्वेंट्री स्टॉक टेक किया करते थे। तो उसके अंदर एक छोटा-सा भी पार्ट होता था, वो भी 5,000 $6,000 का होता था। क्योंकि उस पार्ट की बेसिस के ऊपर वो पूरी राइड जो है वो रन होती, सेफ्टी का पार्ट था। तो इस तरह के पार्ट्स होते हैं जो कि साइज़ के अंदर बहुत छोटे होते हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आप बेहतर है कि आप इस तरह लिस्ट प्रोड्यूस करें कि उसके अंदर आप इमेज रिकॉर्ड कर लें। और उसके बाद आ जाता है एसक्यू। एसक्यू क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये यूनिक नंबर है किसी भी प्रोडक्ट का, और ये मोस्टली आप अपना बारकोड जो है उस प्रोडक्ट का वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसका कोई यूनिक पार्ट नंबर है जो मैन्युफैक्चरर का नंबर होता है, वो आप यूज़ कर लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस मैन्युफैक्चरर का है, और उसके अंदर उसकी डिटेल होगी। तो आपने स्टॉक कीपिंग यूनिट को भी अप्लाई करना है। अब बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर नहीं हो रहा होता, बहुत सारी एफएमसीजीज़ करती हैं क्योंकि वहाँ पर एसक्यू के बगैर नहीं सेल होता। जैसे कि आप जाते हैं ग्रोसरी करते हैं तो वो क्या करता है, स्कैन बारकोड करता है, बारकोड स्कैन कर रहा होता है, तो बारकोड बेसिकली एसक्यू है। एक यूनिट से जितने प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं सर वो सारे उनका एसक्यू से हाँ, वो एसक्यू से कर रहा होता है। वो क्या करता है, आप एक बार स्कैन करेगा, 2 बार, 3, 4 मर्तबा स्कैन करेगा या नंबर डाल देगा, 5 क्वांटिटी है, तो वो नंबर जो है वो सेम ही है, सेम हो गया। वो सेम ही है, ठीक है। चाय ले ली आपने दानेदार की, अब उसके ऊपर जो बारकोड आ रहा है उसने स्कैन किया, और उस बारकोड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है कि आइटम कितने ग्राम का है, क्या है, किस ब्रांड का है, और वो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। तो ये एसक्यू है। ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर का यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने नहीं बनाए हुए तो मैन्युफैक्चरर का यूज़ कर लें। उसके बाद आ जाते हैं जी कैटेगरी। अब यहाँ पर हम कोई इन्वर्टर बना लेते हैं। कोई इन्वर्टर का नाम बताएं, क्या इन्वर्टर का नाम है? सोलिस। सोलिस। जी। सोल सोलिस इन्वर्टर, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिया, और इसका एसक्यू सपोज करते हैं कि ये इसका एसक्यू है। अब हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपने सोलर प्रोडक्ट्स में जाके इन्वर्टर्स की सिलेक्ट कर ली, और फिर उसके बाद अब ये कैटेगराइज हो गया है, इसका नाम हो गया, फाइनल एसक्यू हो गया, पिक्चर भी यहाँ पर आ गई है। अब आ जाते हैं इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट पहली बार जनरेट हो रहा है, पहली बार क्रिएट हो रहा है, तो इनिशियल क्वांटिटी तो नहीं आएगी, ज़ीरो आएगी। तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कह रहा है कि एज ऑफ डेट, कौन सी डेट पर ये ज़ीरो था, हम कब क्रिएट कर रहे हैं, आज के दिन क्रिएट कर रहे हैं। तो आज है 24 और कल के दिन ये ज़ीरो था, तो इसका मतलब ये है कि कल तक इसको ये ज़ीरो ही रखेगा, और आज से ये ट्रैक करना शुरू करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें कि एज ऑफ डेट अगर आपने गलत लगा दिया तो क्विक बुक्स अपनी ट्रैकिंग जो है वो सही नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने गलती कर दी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड को ज़ीरो करके आज की डेट लगा दी, और आज में आपने एंट्री भी करनी है और इन्वेंट्री भी लेकर आनी है इसके अंदर, तो फिर क्या करेगा, क्विक बुक्स कहेगा कि आपका एज ऑफ डेट जो है वो तो आज की डेट का है, और आज की डेट के अंदर ये क्वांटिटी ज़ीरो शो हो रही है, तो आज में आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आज ना करें तो फिर ज़ीरो, मतलब फिर ज़ीरो ही होगी और आज की डेट चल जाएगी। लेकिन अगर आपने आज एंट्री करनी है तो आपने एज ऑफ डेट कल की, यस्टरडे की करनी है, ठीक है, एक दिन पहले की। और एक दिन पहले या उससे पहले भी कुछ हो सकता था। हम जब नया नया स्टार्ट करते थे, जब माइग्रेशन होती थी, डेटा माइग्रेशन पर काम करते थे, तो उसमें बड़ा मसला आता था हमें। तो हम क्या करते थे, हम लास्ट फिजिकल ईयर जो डेट होती है वो हम रख लेते थे, 30 जून रख ली 2024, तो सेफर साइड पर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट क्या है? लॉस्ट हो गया तो दोबारा से आना होता है, कौन से पॉइंट पे आके दोबारा तो अपने ऑर्डर करना रीऑर्डर करना है, किस क्वांटिटी पर आपने आके दोबारा ऑर्डर करना है। है। अब हर प्रोडक्ट का ये डिफरेंट है, और उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट है, उसका डिलीवरी टाइम डिफरेंट है, कब वो सोर्स होगी, डिलीवर होगी, कितना टाइम लगता है, आपकी मूवमेंट कितनी है इन्वेंट्री की, किस तरह मूव हो रही है, तो वो कैलकुलेशन करके आपने इसका रीऑर्डर पॉइंट करना है। मोस्टली जो वेयर हाउस है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वही आपको कैलकुलेट कर देता है, लेकिन बट आप भी इसको कर सकते हैं। तो रीऑर्डर पॉइंट आपने यहाँ पर सेट कर लिया कि 5, और उसके बाद आ जाते हैं हमारा मेन एरिया, जहाँ पर आपने
इनको अकाउंट्स असाइन करने हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट से आप यहाँ पर अकाउंट्स असाइन करेंगे, क्योंकि एक इन्वेंट्री आप खरीदते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, एसेट बनाते हैं, उसके बाद आप उसको बेचते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, और बेचने के साथ उसकी कॉस्ट बुक हो जाती है। तो ये आपने देखा कि इसके अंदर 3 अकाउंट्स को ना हम लिंक करेंगे। तो पहला तो आ जाता है इन्वेंट्री एसेट अकाउंट। अब इन्वेंट्री एसेट अकाउंट आपका वो अकाउंट होना चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अकाउंट है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वो इन्वेंट्री एसेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इन्वेंट्री एसेट अकाउंट। ये करंट अकाउंट होगा और इन्वेंट्री का अकाउंट होगा, वो आपने इसमें करना है। अब जब भी इन्वेंट्री को हम परचेज करेंगे, वो कहाँ पर आएगी, इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगी। 5 लाख का आपने ये इन्वर्टर परचेज किया, तो 5 लाख की वैल्यू कहाँ पर शो होगी, इन्वेंट्री एसेट अकाउंट में होगी। और जब आप सेल करेंगे तो इसी अकाउंट से निकल जाएगा। तो ये इन्वेंट्री एसेट अकाउंट आपने सबसे पहला दे दिया। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, इसकी डिटेल बता सकते हैं, ये इन्वर्टर क्या है, क्या इसकी स्पेक्स हैं, और यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑन सेल्स फॉर्म। अब ये पूरे फॉर्म के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी, जैसे सेल्स प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है सेल्स फॉर्म के ऊपर, ये आप ओवरराइड कर सकते हैं। इस फॉर्म पर आपको मिल जाएगा ताकि वो ऑटो फिल हो जाए, आपका टाइम बच जाए जब आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं या कोई सेल्स फॉर्म जनरेट कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आपने इसमें कोई चेंज करना है तो आप उस फॉर्म पर जाके चेंज कर सकते हैं, ये आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जी सोलिस इन्वर्टर स्पेक्स, हाँ, अगर साइज लिखना चाहें अच्छा होता है, साइज, ठीक है, वेट, बस ये कुछ भी स्पेक्स आप लिख सकते हैं जो इसके अंदर डिस्क्राइब करें, जो यूज़फुल होता है, इन्वर्टर बताने के लिए होता है। उसके बाद सेलिंग प्राइस है, हम सेलिंग प्राइस 600,000 कर रहे हैं इसको। अब जब सेल होगा तो इसकी जो इनकम रिकॉर्ड होनी है इस प्रोडक्ट की, वो किस अकाउंट में होनी है, इनकम के अकाउंट में होनी है। और वो इनकम का अकाउंट कौन सा होना चाहिए, वो इसमें से आपको ऑप्शन दिया, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम। अब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखा था कि हमने इसको बाय डिफॉल्ट अकाउंट बनाना है जो कि प्रोडक्ट इनकम को रिकॉर्ड करेगा। ये कोई दूसरी जनरल इनकम का अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप इन्वेंट्री जब सेल करेंगे तो आपके पास ये अकाउंट होना चाहिए। इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं, इसको आप सेल्स फ्रॉम इन्वर्टर्स या सेल्स ऑफ इन्वर्टर्स कर सकते हैं, इस तरह नाम आप चेंज कर सकते हैं। बट जो प्रोडक्ट इनकम का जो टाइप है वो आप इसके अंदर रखेंगे। तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम आ गई, इन्वर्टर सेल हुआ, रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर। उसके बाद सेल टैक्स है, वो कह रहा है कि जी ये टैक्सेबल है या नहीं है, प्रोडक्ट बेचना है तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई करना है या नहीं करना, वो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अब ये टैक्सेबल है। फिर परचेजिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब ये है, आप ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट करना है आपने, लोकल परचेज करना है आपने, ख़रीदना है, तो ख़रीदने के लिए ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूज़ होगी। अब इसको ख़रीदने के लिए जो डिस्क्रिप्शन परचेज फॉर्म पर आती है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे, ताकि जब भी आप बिल एंटर करें आपको ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन ऐड हुई मिल जाए। तो मैं यहाँ पर दस मिनट रहते हैं हमारे पास। और फिर कॉस्ट जो है, अब कॉस्ट जो है ये भी ओवरराइड हो जाती है। यहाँ पर बस इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉस्ट ऐड कर लें ताकि जो फॉर्म है आपका वो ऑटो फिल हो सके। हम यहाँ पर 5 लाख कॉस्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब जब ये सेल होगा तो कॉस्ट तब रिकॉर्ड होगी इसकी, सेल होने पर इसकी जब कॉस्ट रिकॉर्ड होगी तो किस अकाउंट में जाएगी, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कोई अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर बना हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपने कर दिया। प्रेफर्ड वेंडर कोई है, अगर आपका कोई ये इन्वर्टर, ये खास इन्वर्टर जो ये प्रोडक्ट आप किसी एक खास वेंडर से मंगवाते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ EDD, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ये इन्वर्टर सोलिस ऐड हो गया। सोलर प्रोडक्ट्स मेन कैटेगरी, इन्वर्टर्स
जिसकी सब कैटेगरी, और उसके अंडर आपका आ रहा है सोलर इन्वर्टर, और ये सारी डिटेल आपको बता रहा है, ये SKU है, ये इसकी टाइप है, और ये सेल्स डिस्क्रिप्शन है, सेल्स प्राइस है, कॉस्ट है, ये टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है, क्वांटिटी ऑन हैंड अभी ये 0 है, और रीऑर्डर पॉइंट 5 है। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आता है, और उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने का तरीका है कि हम इसको बिल एंटर करेंगे। बहरहाल ये हम इस डिटेल में जा रहा है, कैसे परचेज़ करना है, कैसे सेल करना है, आउट इन कैसे होगा, हम इनका इम्पैक्ट देख लेते हैं। कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर आइटम में सोलिस सेलेक्ट किया, ये देखें ये फॉर्म के ऊपर ऑटो फिल कर दिया उसने सारा कुछ। ठीक है कि इतने पर परचेज करते हैं, 5 लाख का परचेज कर, $5 लाख का, ये कौन सा इन्वर्टर है। ठीक है, सेव एंड क्लोज। क्वांटिटी नहीं ऐड करनी, बस एक ही कर दें, या हम थोड़ा चेंज कर दें, उसको 5 कर दें, 5 क्वांटिटी हमने ऐड कर दी। ठीक है, अमाउंट बढ़ गई है, किधर अमाउंट बढ़ गई, बिल 25 तो 5 है ना, 5 खरीदेंगे, एक खरीदो तब भी $5 लाख के मिले, 5 खरीदो तब भी $5 लाख के मिले। वो ये है कि 5 लाख का हो सकता है ना, 5 क्वांटिटी है, तो इतनी 25 लाख की मगर एक ही हमने सेट यूं कर लेते हैं, वो तो यूं कह रहा हूं, ये नहीं कहना कि एक ही करनी है, अमाउंट 25 कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी अपडेट हो गई है, क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, अब जब हमने इसको ख़रीदा है, तो अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या बना है। मॉड्यूल में आपने देख लिया कि क्वांटिटी अपडेट हो गई है। ठीक है, 5 लाख उसकी कॉस्ट थी, क्वांटिटी अपडेट हो गई है। अच्छा, और इसके साथ हम एक और काम भी कर लेते हैं, हम इसकी रिपोर्ट भी ओपन कर लेते हैं। जी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास इन्वेंट्री जब हम खरीदेंगे तो कौन सा एसेट अकाउंट है, करंट एसेट, और उसका नाम है इन्वेंट्री एसेट अकाउंट। ये देखें जी, इन्वेंट्री एसेट अकाउंट के अंदर बहुत बड़ी एक अमाउंट आ गई है। अब इसको हम देखते हैं, ये देखें ये शो कर रहा है यहाँ पर, बॉब्स बर्गर जॉइंट से ख़रीदा है, जॉइंट से क्या ख़रीद लिया इसने, इन्वर्टर ख़रीद लिए। ठीक है, और $2.5 मिलियन अकाउंट्स पेबल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ज़रा रिपोर्ट्स पर चले जाते हैं। रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल पर जाके देखते हैं, और ये आ गई जी, ये रिपोर्ट आ गई। इसमें आप इस रिपोर्ट में ये देख रहे हैं, और कब तक है, दिस मंथ 24 तक, आज की डेट में हमने किया ना रिकॉर्ड जी। ये आ गया जी, सोलिस इन्वर्टर। अब आप यहाँ देख रहे हैं मेन कैटेगरी सोलर प्रोडक्ट्स, फिर इन्वर्टर, और ये प्रोडक्ट आ गया। तो सोलिस इन्वर्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि इस डेट को परचेज हुआ है। सबसे पहले तो वो बता रहा है कि जी इन्वेंट्री स्टार्टिंग वैल्यू बता रहा है कि 4 अप्रैल 23 को ये इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड की, क्रिएट की, जिसकी वैल्यू आपने 5 लाख रखी, और क्वांटिटी थी वो 0 थी। फिर उसके बाद आप परचेज करते हैं किस डेट पर, 24 को। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ट्रैकिंग थी वो 23 के बाद स्टार्ट होगी। 23 को क्वांटिटी आपने 0 कर दी, तो 23 को आप कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। फिर तो बिल आपने एंटर किया, बिल, और ये आपको बता रहा है किससे ख़रीदा है, और क्वांटिटी कितनी ख़रीदी है, एक कितनी थी, इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आई है टोटल, और क्वांटिटी ऑन हैंड कितना है, और एसेट वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपका जो मॉड्यूल रन हो रहा है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। और रजिस्टर के अंदर क्या मिल रहा है आपको, 25 लाख रुपए,
$25 लाख आपको नज़र आ रहा है, कितनी क्वांटिटी है वो नहीं पता, वो बिल में हम जाएंगे वहाँ से आप देखेंगे। तो लेजर को कोई लेना देना नहीं है क्वांटिटी से। उसके बाद अब हम इसको सेल आउट करते हैं। आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनवॉइस ऐड कर दी। सर इन केस अगर कोई पहले की क्वांटिटी पड़ी हो उसका हाँ क्या करेंगे? वो पड़ी रहेगी ना, वो भी आउट हो जाएगी। नहीं उसको अकाउंट्स में टाइम में शो नहीं करवाना। अकाउंट्स में शो हो जाएगी, इन्वेंट्री पहले है ना, तो क्वांटिटी ऑन हैंड जो है वो आप ऐड करेंगे, वो ओपनिंग उसका ऐड करेंगे। जो हमने क्वांटिटी ऑन हैंड ऐड की थी जी उसको हम चेंज करेंगे। उसको हम 5 हैं तो 5 कर देंगे, 10 है तो 10 कर देंगे। सोलिस ये आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। अब इसमें से हम 2 बेच देते हैं, ठीक है, 2 हमने बेच दिए। अब 2 बेचेंगे तो बेचने के साथ 2 काम होंगे, एक सेल रिकॉर्ड हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री कम हो जाएगी, और एक और काम भी हो जाएगा, कॉस्ट और सेल्स एक तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, कॉस्ट बुक हो जाएगी, इन्वेंट्री कम हो जाएगी। चलें अब इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं कि हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब मतलब पाकिस्तान में इंटरनेट इतना ज़्यादा तेज़ है ना, जी ये देखें जी, एक कितने का था, 5 लाख का था, ठीक है, 2 सेल कर दिए तो इन्वेंट्री कितने से कम हो जाएगी, 10 लाख से, 1 मिलियन से कम हो जाएगी। ये देखें जी, ये 1 मिलियन से इन्वेंट्री आपका डिक्रीज हो गया, बैलेंस कम हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएं दूसरे पर, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम। एक तो ये आ गया, चलो उसको हम रिपोर्ट में देखते हैं। यहाँ पर आप देखें ज़रा मॉड्यूल में, रिपोर्ट में ये देखें जी, आपका कितना क्वांटिटी थी, 5 क्वांटिटी थी, इनवॉइस आपके पास थी, आगे अगली आपने सेल की, 2 सेल कर दी आपने, और 1 मिलियन जो है आपकी और इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी इसमें से। तो अब आपके पास एसेट वैल्यू कितनी पड़ी है, 1.5 मिलियन की 3 आ रही है, ठीक है। अब ज़रा हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में जाकर देखते हैं, 2 रिपोर्ट्स में, कि इनका इम्पैक्ट किस तरह आया है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखें, चौबीस तक है। जी ये सेल्स और प्रोडक्ट इनकम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पर आपकी इनकम रिफ्लेक्ट होगी। कितने के बेचे आपने, 12 लाख के, 6 लाख का एक इन्वर्टर था, 2 आपने बेच दिए। वो ये कुछ छोटी छोटी सेल्स हैं, और इसके साथ ये आपकी आ रही है 12 लाख की। तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद दूसरा आपके पास इसकी जो कॉस्ट है वो किस में आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आएगी। ये आपके पास आ रही है 1 मिलियन, और 400 कोई $5 किसी और की कॉस्ट बुक की हुई है, ये आ गया, ठीक हो गया, ये आपकी कॉस्ट इसके अंदर आ गई।